गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजन झा, असिस्टेंट प्रोफेसर मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज आप लोगों के समक्ष मैं बीए सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए CC 3 पेपर का दूसरा यूनिट का मनी टॉपिक बताने जा रहा हूँ। मनी टॉपिक जो है आपका ये हमें सेकेंड यूनिट में है, उसमें हमें जानना है कि व्हाट इज़ मनी, काइंड्स ऑफ मनी, उसके अलावा मनी के बारे में इसका जो फंक्शन क्या है मनी का, और बार्टर सिस्टम क्या था, कैसे हम ट्रांजिशन किए हैं बार्टर सिस्टम से मनी सिस्टम में। इन चीज़ों को हम आज के इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझा रहे हैं। सबसे पहले जो व्हाट इज़ मनी, मनी क्या है, मुद्रा क्या है, तो इसके लिए कोई एक कंक्रीट डिफिनीशन नहीं है, लेकिन कहा जाता है व्हाट एवर इज एक्सेप्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड मनी। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कोई भी वस्तु जो आप एक्सचेंज कर सकते हैं वह मुद्रा कहलाता है, वह मनी कहलाता है। कोई भी वस्तु से आप अगर कोई भी दूसरे वस्तु खरीद सकते हैं, या कोई वैसा एक कॉमन वस्तु जिसका उपयोग करके आप अपने जीवन के अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, वह मुद्रा कहलाता है। तो मुद्रा का जो इतिहास है काफ़ी लंबा इतिहास है। सबसे पहले मुद्रा का इतिहास, मनी का हिस्ट्री जानने से पहले हम लोग एक बार ध्यान देते हैं कि मनी का रिक्वायरमेंट क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। यह आपको समझ में आएगा जब बार्टर सिस्टम को समझिएगा। तो बार्टर सिस्टम को समझने के लिए हमें पहले देखना है कि बार्टर सिस्टम क्या है। तो बार्टर सिस्टम था उस समय में जब मुद्रा नहीं थी, किसी वस्तु को एक से दूसरे से खरीदना या लेन देन किया जाता था, तो उसमें कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। तो बार्टर सिस्टम कैसे काम करता था, बार्टर सिस्टम था क्या? तो बार्टर सिस्टम था वस्तु से वस्तु का एक्सचेंज होता था, गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज हम करते थे, और गुड्स से गुड्स का जो एक्सचेंज होता था वह बार्टर सिस्टम कहलाता था। उसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। मतलब एक कमोडिटी मेरे पास है और मुझे दूसरे कमोडिटी का रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, अपना कमोडिटी उसको देंगे और जो मेरे ज़रूरत का कमोडिटी है दूसरे से लेंगे। लेकिन इसमें क्या होता था, म्यूचुअल कोइंसिडेंस का होना ज़रूरी है, मतलब एक संयोग का होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास चावल है और मुझे मक्के की ज़रूरत है, ठीक है, और तो अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे चावल किसी को दे और उससे मुझे मक्का मिले। तो अब सामने वाला जिसके पास मक्का है उसको भी चावल का रिक्वायरमेंट होगा, तभी वह मुझसे चावल के बदले में मक्का मुझे देगा। तो अगर ऐसा संयोग बनता है तो वह कहलाता है उसको कहते हैं हम लोग एक सही दोनों के बीच में एक समझ, या दोनों को एक साथ एक दूसरे के ज़रूरत को पूरा करने का ऑप्शन, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं एक म्यूचुअल कोइंसिडेंस। तो ऐसा कोइंसिडेंस जिसमें जो वस्तु का ज़रूरत मुझे है और जो मेरे पास है, सामने वाले के पास मेरे ज़रूरत का वस्तु हो, और जो मेरे पास है वो सामने वाले को उसकी ज़रूरत हो। मतलब दोनों जब एक दूसरे की ज़रूरत का ध्यान रखते हैं तो वही कहलाता है म्यूचुअल कोइंसिडेंस। वही हम एग्जांपल्स आपको फिर से स्पष्ट करें कि मान लीजिए मेरे पास गेहूं है या मेरे पास चावल है। मान के चलते मेरे पास चावल है, सामने वाला जो व्यक्ति है उसके पास मक्का है और उसको चावल की ज़रूरत है और मुझे मक्के की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा, अपना चावल उसे दूंगा और उससे मक्का ले लूँगा। तो यह कहलाएगा म्यूचुअल कोइंसिडेंस, और यही कहलाता था बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम जो हमारा है इसी तरीके से काम करता था कि वस्तु का विनिमय प्रणाली है, तो एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन करना। अब इसमें मुसीबत क्या थी, आप आज के समय में कल्पना कीजिए कि आपको किसी वस्तु की ज़रूरत हो
और आपको उस वस्तु के बदले में वस्तु से विनिमय करना हो तो काफ़ी कठिन होगा। लेकिन उस दौर में चूँकि हमारा सभ्यता जो था वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, हमारी जो ज़रूरतें थी, जो हमारे रिक्वायरमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं थे, बहुत बड़े नहीं थे। आप कह सकते हैं कि जो सामाजिक जटिलताएं थी वो बहुत निम्न थी, सामाजिक जटिलताएं जो थी बहुत निम्न थी, आर्थिक क्रियाएं जो थी वो काफ़ी सीमित थी। तो जब आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी कन्फाइंड हो, काफ़ी कम हो, तो ऐसे में हो सकता था एक दूसरे का म्यूचुअल कोइंसिडेंस को ढूंढा जा सकता था। एक सोसाइटी में रह के लोग छोटे छोटे कस्बे में रहते थे, इसलिए उनको और आसानी होती थी। तो आज भी आप अगर देखेंगे तो कई जगह आपको मिल जाएगा यह बार्टर सिस्टम। खास करके अगर कोई व्यक्ति किसी गांव वगैरह से होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि आज भी यह सिस्टम बहुत कम मायने में ही, बहुत कम प्रतिशत में ही, लेकिन वो काम कर रहा है। आप जाइएगा, आप देखते होइएगा कि लोग घर से अनाज लेके जाते हैं और वहाँ के बाज़ार से जो उनके दूसरे ज़रूरत की सामान है, खास करके जो सब्जी है या अन्य जो है वस्तुएं, उसको बदले में उसे बदल के ले आते हैं। लेकिन यह क्या है कि बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम, आपको बहुत कम देखने को ऐसा मिलेगा कि आप कुछ सामान लेके गए, उसके बदले में आपको कुछ मिला, उसके बदले में आप दूसरे वस्तु को लेके आते हैं। अब वहाँ पे एक और दिक्कत थी कि मान लीजिए वस्तु है, अब मान लीजिए मेरे पास जो वस्तु है और मुझे जो वस्तु चाहिए, एक मेरे पास है और जो मुझे चाहिए, तो कब मुझे मिल पाएगा? जब मेरे पास जो वस्तु है वो सामने वाले को उस वस्तु की ज़रूरत हो। सामने वाले को जब उस वस्तु की ज़रूरत होगी तभी ना वो मुझसे एक्सचेंज करेगा, वो मुझसे बदला बदली करेगा वस्तु का, नहीं तो नहीं करेगा। अब हम आपको बताएं कि मेरे पास गेहूँ चावल है, सामने वाले के पास मक्का है, लेकिन जिसके पास मक्का है उसको गेहूँ की ज़रूरत है और मेरे पास चावल है और मुझे मक्के की ज़रूरत है। तो अब कैसे होगा? अब इसके लिए क्या करना होगा कि गेहूँ वाले को मक्के की ज़रूरत हो, ठीक है, तो वो गेहूँ वाला एक दूसरे से एक्सचेंज करेगा और फिर गेहूँ वाले को अगर चावल की ज़रूरत है तो उससे पहले हम बदलेंगे अपना चावल और गेहूँ, अपना चावल देके उससे गेहूँ लेंगे, फिर उस गेहूँ से इस मक्के वाले के साथ हम चावल और मक्के का या चावल और गेहूं का विनिमय करें। मतलब इसमें आप ऐसा समझिए कि जो वस्तु मेरे पास है उसी का ज़रूरत सामने वाले को भी हो, अगर नहीं तो उसको आपको एक जो कोइंसिडेंस है वो आपको खोजना पड़ता था। दूसरी मुसीबत इस सिस्टम में यह थी कि एक तो म्यूचुअल कोइंसिडेंस का होना मस्ट है। दूसरी मुसीबत थी कि अगर आप कोई वस्तु का लेन देन करते हैं तो अगर समान एक तरह की वस्तु हो तो आसान है उसका लेन देन करना, लेकिन अगर वस्तुएं अलग अलग तरह की हों, अलग अलग नेचर के हों, तब तो दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए दूध और गेहूं में आपको बदलना पड़े, दूध और मीट में बदलना पड़े, गेहूं और कोई जानवर के साथ एक्सचेंज करना पड़े, तो ऐसे में दिक्कत होती थी। इसके बाद जो समस्या थी वह यह कि मेरे पास जो भी वस्तु है, जैसे हम एग्जांपल शुरू से दे रहे हैं कि मेरे पास चावल है, अब मेरे पास पूरा ज़रूरत के हिसाब से मेरे पास बहुत सारा चावल है। अब उस चावल को दे के मेरा जितना भी ज़रूरत है वो पूरा हो गया। अब जो चावल बच गया उस चावल के साथ हम क्या करेंगे? उस चावल को हमें स्टोर रखना होगा और उसको बहुत लंबा समय तक स्टोर आप नहीं रख सकते हैं। अगर पैसा होगा आपके पास, मान लीजिए आपकी कमाई है 10,000 रुपया और आपका खर्च है 8,000 रुपया, आपके सारे ज़रूरत पूरा करने के बाद जो 2,000 बच जा रहा है आप उसको रख सकते हैं सहेज कर, आप उसको बैंक में रखिए, घर में रखिए, जैसे भी रख सकते हैं, उसको संरक्षित रखा जा सकता है लंबे समय तक। लेकिन वस्तु को बहुत लंबे समय तक हम संरक्षित नहीं रख सकते हैं। तो जब वस्तु को हम लंबे समय तक संरक्षित नहीं रख सकते हैं तो इसमें दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे दिक्कत क्या था कि वो वस्तु को आपको बहुत जल्द से जल्द इस्तेमाल में लाना पड़ता था, जल्द से जल्द उसको ख़त्म करना पड़ता था, अन्यथा वह बर्बाद हो जा रहा था। दूसरा था कि एक दूसरे को अगर कुछ कर्ज दे रहे हैं, मान लीजिए किसी को इस वर्ष चावल की ज़रूरत है, मैंने उसे चावल दे दिया, अब
अगले फसल में वो मुझे लौटाएगा। अब मान लीजिए वह गेहूं की खेती करता है, तो मुझसे जो चावल लिया उसके बदले मुझे कितना गेहूं देगा। इतना समय तक मेरा चावल उसके पास रहा, तो इसके बदले में मुझे एडिशनल कितना वो गेहूं देगा। तो ये सब तरह की बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी जो हम फेस कर रहे थे बार्टर सिस्टम में, कि वहाँ पे एक एक्सचेंज नहीं था, किसी वस्तु का कोई एक कीमत नहीं निर्धारित किया जा सकता था, फ्यूचर के रूप में आप सेव नहीं रख सकते थे किसी भी चीज़ को। तो बार्टर सिस्टम के बाद फिर एक समय आया जिसमें स्टोन को मनी के रूप में यूज़ किया, कि एक कोई स्टोन को कॉमन लोगों ने मान लिया और उससे एक्सचेंज करना शुरू किए। या कई बार देखने को मिला, एक एग्जाम्पल भी है इसमें, कि जो जर्मनी के नाजी लोग जो कैंप बनाते थे, डिटेंशन कैंप वगैरह, तो वहाँ पे वस्तुओं का जो लेन देन होता था, जो एक्सचेंज वगैरह करते थे, यह एक अलग तरह का एग्जाम्पल है। उसमें क्या था कि उन्होंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में सिगरेट का यूज़ करते थे। अब सिगरेट क्या था कि कॉमनली एक्सेप्टेड था। आपको मान लीजिए किसी के सब अलग अलग जो उसमें प्रिजनर थे, जो उसमें कैदी थे, उन किसी के पास कोई वस्तु है, किसी के पास कोई वस्तु है, किसी के पास कोई वस्तु है, और अगर एक दूसरे से उन वस्तुओं का आदान प्रदान करना पड़ता था तो दिक्कत होती थी। तो उस दिक्कत को लोगों ने क्या किया, एक समाधान निकाला कि सिगरेट के माध्यम से किया, कि अगर आज मेरा कपड़ा कोई धो देगा तो प्रति कपड़ा 2 सिगरेट उसकी कीमत हो गई। तो मान लीजिए कोई मेरा अगर 5 जोड़ा कपड़ा धो दे रहा है, 5 कपड़ा धो दे रहा है, तो उसको 10 सिगरेट के बराबर दे दिए। मान लीजिए कोई बटर दे रहा है, तो उस बटर का था कि अगर 1 पैकेट बटर दे रहा है तो उसके बदले उसको 4 सिगरेट देंगे। तो इस तरह का सिस्टम चल रहा था। तो देखा गया कि स्टोन को लोगों ने मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया। उसके बाद जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती गई, वैसे वैसे जो मेटल थे, मेटल को मनी के फॉर्म में यूज़ किया जाने लगा। जैसे उसमें जो भी मेटल, कॉपर को, गोल्ड को, सिल्वर को, या जो भी मेटल मिल रहे थे, उस मेटल को लोगों ने अपना एक एक्सचेंज का जरिया बनाया, कि उसके बदले में आप कोई भी वस्तु और सेवा का आदान प्रदान कर सकते थे। बार्टर सिस्टम में एक और मुसीबत यह थी कि बार्टर सिस्टम में आप, जैसे मान लीजिए कोई एक शिक्षक है, वह किसी के बच्चे को पढ़ाता है, तो अब उस पढ़ाने के बदले उसको क्या दिया जाए। इसने तो शिक्षा दिया, कोई भौतिक वस्तु तो उसे नहीं दी, कोई फिजिकल कमोडिटी तो नहीं दिया कि उसके बदले में उसके भार, उसके आकार, उसके स्वाद, उसके के अनुसार इनको कुछ वापस किया जाए। ये दिक्कत थी। कोई बार्बर शॉप है जो बाल काटने का काम कर रहा है, अब उसके दुकान पे जाके आप बाल कटवाइए, उसके बदले में उसको आप पे कर रहे हैं। तो इस सब तरह की बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ वहाँ पे थी। तो यहाँ पे देखा गया कि बार्टर सिस्टम ख़त्म होने लगा, तो कमोडिटी, किसी कॉमन कमोडिटी को जो उस समय सबको यूज़ था, उस तरह कुछ वस्तुएं, उसको उन्होंने अपना मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में रखा। उसके बाद स्टोन एज आया, तो कोई सर्टेन पत्थर वगैरह से आप एक्सचेंज करते थे। वो पत्थर जो था समाज में जिसको आप देते, उसके बदले में जो वस्तु आपको चाहिए थी। उसके बाद मेटल एज आया कि उसमें आप मेटल का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे सभ्यता बढ़ी, हमारा इकोनॉमी बढ़ा, हमारा अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्थाएं बढ़ी, दुनिया में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, लोगों की जनसंख्या बढ़ी, लोगों का ज़रूरत बढ़ते गया। तो उस परिस्थिति में देखने को मिला कि एक बड़ा समाज का निर्माण हुआ, बड़ा समाज हो गया। तो वहाँ पे अब बार्टर सिस्टम काम नहीं किया, तो करेंसी का समय आया। उस समय में फिर पेपर करेंसी आया, चूँकि गोल्ड और सिल्वर इन सब में एक्सचेंज करना भी डिफ़िकल्ट था, उसको लूट लेने का डर था, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता था, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह लाने ले जाने में दिक्कत होने लगी। तो पेपर करेंसी बना। तो पेपर करेंसी का भी अलग अलग इतिहास है। शुरुआती दौर में जो पेपर करेंसी हुआ करते थे, उसका था कि जितना का करेंसी था वो पूरा कन्वर्टिबल था। उसको पूरा का पूरे, जैसे आपके पास 100 रुपये का नोट है, तो आप जाके सरकार से 100 रुपये का उस नोट को देके 100 रुपये का सोना ले सकते थे, तो जिसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली बैक्ड मनी। फुल्ली बैक्ड मनी मतलब आपके पास 500 का नोट है, और 500 का नोट लेके आप जाते तो उसके बदले में आपको सरकार सोना दे देती, या कहीं से भी उसको, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड था, गोल्ड स्टैंडर्ड का टाइम था। जो आपके पास करेंसी था, पेपर करेंसी, तो उससे आप चेंज कर ले रहे थे। तो यह पेपर करेंसी का दौर शुरू हुआ। उसका फिर प्रोपोर्शनल पेपर करेंसी का टाइम आया। उसका परसेंटेज पेपर करेंसी,
प्रोपोर्शनेट। तो परसेंटेज में ये था कि अगर सरकार को 1000 करोड़ का नोट छापना है तो उसको उतना से उसका 20% उसको गोल्ड के रूप में या फॉरेन एक्सचेंज के रूप में उनको रखना पड़ता था। अगर 20% तय किया हुआ है तो प्रत्येक 1000 नोट के छपाई पे उन्हें 200 करोड़ जो रुपया था उनको रखना पड़ता था स्टॉक में, चाहे वो जो 200 करोड़ होता था गोल्ड के रूप में हो, सिल्वर के रूप में हो, फॉरेन करेंसी के रूप में हो, बॉन्ड के रूप में हो। उसके बाद आ गया प्रोपोर्शनेट सिस्टम। इसमें एक फिक्स सिस्टम था। इसमें क्या था कि आपके पास आरबीआई है या जो भी सेंट्रल बैंक है वो अपने पास, जैसे भारत में देखा जो सिस्टम है कि आप 200 करोड़ रुपया स्टॉक में आपको रखना है आरबीआई के पास। 200 करोड़ और रुपया नहीं हो, 200 करोड़ रुपया के बदले में के बराबर गोल्ड हो या कोई भी प्रेशियस मेटल या जो डॉलर हो या कोई भी फॉरेन करेंसी हो, उसको आप रखने की आज़ादी आपको दी गई कि आप उस मुद्रा के बदले में इतना 200 करोड़ रखते हैं, उसके बदले आप जितना चाह रहे हैं उतना नोट को छाप रहे थे। तो यह पेपर करेंसी का दौर चला। पेपर करेंसी के बाद अब आप देखने लगे कि प्लास्टिक करेंसी का टाइम आ गया। प्लास्टिक करेंसी वही जो आज हम एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, वही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है, एक प्लास्टिक मनी है कि आपको मनी के फॉर्म में नहीं, आप एक प्लास्टिक कार्ड है उसके थ्रू आप एक्सचेंज कर सकते थे। वो आपके अकाउंट से जुड़ा होगा, उससे आपका सारा जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है वो उसके द्वारा पूरा हो जाता था। उसके बाद फिर देखने को मिला कि जो पेपर करेंसी है या जो प्लास्टिक करेंसी अब एक वर्चुअल करेंसी का रूप में भी है कि जो आज आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, आप अपने घर बैठे बैठे किसी को पैसा भेज देते हैं, किसी से आप पैसा मंगवा लेते हैं, कोई एक छोटा सा यूपीआई है, वो सब क्या वर्चुअल करेंसी का कि आप अपने घर बैठे बैठे कहीं दुनिया के किसी भी हिस्सा में किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कोई किसी भी तरह का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह क्या है, मनी का एक हिस्ट्री है, किस तरीके से बार्टर सिस्टम से एक कॉमन कमोडिटी एक्सचेंज को हमने अपनाया। उसके बाद फिर हमने कैसे स्टोन के थ्रू आपने एक्सचेंज करना सीखा, फिर कैसे हम मेटल के थ्रू मेटल को मनी के फॉर्म में हमने यूज़ किया। उसके बाद कॉइन्स का टाइम आया, राजा महाराजा के टाइम में आप सुनते होंगे कि कॉइन्स हुआ करते थे, वो प्रीशियस मेटल्स के बनते थे और वो सब एक्सेप्ट करता था एक देश के, एक राज्य के सीमा के भीतर, वह जिस राजा का भी राज होता था उनका जो सिक्का होता था वो चलता था वहाँ पे। तो उसके बाद आप देखें कि गोल्ड स्टैंडर्ड आया। उसके बाद आप देखें कि उस तरह का मेटल के बाद जो कॉइन्स का यूज होने लगा, कॉइन्स के बाद पेपर करेंसी का दौर आया, पेपर करेंसी के बाद प्लास्टिक करेंसी, प्लास्टिक के बाद वर्चुअल करेंसी। तो यह क्या है, एक इतिहास को दिखाता है कि यह मुद्रा का एक इतिहास है, मनी का एक इतिहास है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे, मनी का पार्ट। चलिए, थैंक यू।